हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम टॉप जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ये देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर योर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ये जनरली जो फेमस क्वेश्चंस है, जो फेमस एमसीक्यूज है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हूँ। तो जनरली एग्जामिनर आपसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते ही है। तो याद रखना है, इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है, हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके बीएचयू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के पेपर जो होता है उसमें आपके जो 40 एमसीक्यूज है, याद रखना है आपको, जो 40 एमसीक्यूज है ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। ओके, 40 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपकी प्रेपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए नोट्स डिजाइन कर रखा है, जिससे कि अगर आप एक बार ये रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखी हूँ जो इंटरव्यू के लिए है। सो इंटरव्यू में भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनर, जो कि हमारे नोट्स में कवर है। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मॉक टेस्ट आपको देखने मिलता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड देन 1500 प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ। तो ये इस पीडीएफ में हमने एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो है ये भी हमने कवर कर रखे हैं। तो याद रखना है आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमें लगता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि एग्जामिनर आपको वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट की हम आपको गारंटी देते हैं और इस कंटेंट से आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस, याद रखना है आपको, 35 जो क्वेश्चंस है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है आपको, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। What is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के मध्य के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या और आपके जो सैंपल मतलब रिसर्चर्स के सैंपल, मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है
उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का आपका मीन, पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। सो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, सो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में, तो आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है। मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना किसका एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो ये कौन से डेटा का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता लगाना है। मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है। सो ये जो आपकी सूचना उपलब्ध है ये कौन सा उदाहरण होगी, कौन से आंकड़े का उदाहरण होगी, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए वेबसाइट पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का उदाहरण होगी अगर आपके कोई वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है तो। अब किस तरीके से, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आपके रिसर्च में 2 टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा उसी तरीके से, सेकेंडरी डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपके शोधकर्ता खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो रिसर्चर, जो आपके शोधकर्ता खुद जनरेट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा और प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया, ना कि प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा मतलब इंटरनेट आंकड़े क्या होते हैं आपके, जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इंटरनेट पर, आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंटरनेट का डेटा होगा। सो यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है इंटरनेट आंकड़े, ये भी गलत हो जाएगा।
देन ऑप्शन डी रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा मतलब आपके शोधपरक आंकड़े। सो वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि वो आपके रिसर्च का ही डेटा होगा, मतलब आपके जो रिसर्च के आंकड़े वही हो, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। सो आपके यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है ये भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी गलत विकल्प है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। इन वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपके वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है, तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होंगे, मतलब आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब आपके शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। सो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है, फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Schedule in research is defined as, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें
ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट्स से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से, जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरव्यू स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा। मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समाधि नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है आपका स्केड्यूल, मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। सो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण।
तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके, उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है, इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प भी नरेशन, नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है, ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च, मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण, मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, इस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है, मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से परिकल्पना के विषय में क्या सही है, वॉट इज करेक्ट अबाउट अ हाइपोथेसिस। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट परिकल्पना, मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, जो करेक्ट है अबाउट हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले हाइपोथेसिस का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब कि जो परिकल्पना है उसका मतलब पता होना चाहिए कि परिकल्पना और हाइपोथेसिस आपका होता क्या है। सो परिकल्पना जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं,
हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, सो हाइपोथेसिस हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। ये हमारे अजम्पशंस होते हैं और गेसेस होते हैं। सो अजम्पशंस और गेसेस को कुछ समय के लिए मान लेना और उस पर रिसर्चर उसको टेस्ट करते हैं कि ये सही होगा या फिर गलत होगा। सो उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब एक टेम्पररी स्टेटमेंट, मतलब कुछ समय के लिए रिसर्चर मान लेते हैं, शोधकर्ता कुछ समय के लिए मान लेते हैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और इसी स्टेटमेंट को शोधकर्ता अपने शोध में टेस्ट करते हैं, उनका परिणाम करते हैं और ये देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट आएगा, क्या सही आएगा रिजल्ट या फिर गलत आएगा। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब कि जो परिकल्पना है आप कुछ समय के लिए उसको मान लेते हो। अब हम सारे विकल्प देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, परिकल्पना से रिलेटेड है, और कौन सा विकल्प हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए देखेंगे। हाइपोथेसिस इज द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, मतलब आपकी जो परिकल्पना है ये शोध का आपका परिणाम होता है। नहीं, आपका जो हाइपोथेसिस है, ये ऑप्शन बता रहा है कि आपका जो हाइपोथेसिस है ये आपका रिजल्ट होता है रिसर्च का। नहीं, हाइपोथेसिस आपका रिजल्ट रिसर्च का रिजल्ट नहीं होता। आपकी जो परिकल्पना है उसका परिणाम, आपकी जो परिकल्पना है आपका शोध का ये परिणाम नहीं होता है। परिकल्पना तो डिफरेंट होता है। परिकल्पना तो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि वो सही है या फिर गलत है। ये हम हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, हमें जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट बता देते हैं और उसको रिसर्चर आपको शोधकर्ता टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस यानी आपकी जो परिकल्पना है आपका शोध का परिणाम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प है गलत हो जाएगा। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखेंगे, विकल्प सी देखेंगे। हाइपोथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। नहीं, हाइपोथेसिस आपका रिसर्च का प्रोसेस नहीं होती, मतलब आपकी जो परिकल्पना है ये आपके शोध की प्रक्रिया नहीं होती है, ये तो एक आपका रिसर्च का एक पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, ये प्रोसेस नहीं होता है, इसे हम प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये आपका रिसर्च का, आपकी शोध का एक पार्ट होता है, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क। ये ऑप्शन डी बता रहा है कि आपके जो शोध है, शोध कार्य में आपकी जो परिकल्पना है इसकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसी हाइपोथेसिस को तो अपने रिसर्च में टेस्ट करते हो। ये देखते हो कि आपके जो हाइपोथेसिस आपने ले डाउन करी है, जो हाइपोथेसिस आपने दी है, उसी को आप टेस्ट करते हो कि वो सही होगा या फिर गलत। ये ऑप्शन तो टोटली इनकरेक्ट है, ये तो गलत ही होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस रिसर्च वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हाइपोथेसिस में आवश्यकता होती है आपके। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, मतलब आपका जो परिणाम है परिकल्पना से भिन्न हो सकता है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए हाइपोथेसिस, मैंने कहा कि हो सकता है वाटर जो है, वाटर ज्यादा देने से हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। लेकिन जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो बता रहे थे, मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप वाटर ज्यादा दोगे तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। मेरे रिजल्ट ये आ रहे थे, तो यहाँ पर मेरी हाइपोथेसिस डिफरेंट कह रही थी और मेरे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस एक डिफरेंट भी हो सकता है। हम हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, हमें जितना नॉलेज होता है उसके बेसिस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। सो हाइपोथेसिस हमारी रिजल्ट जो आ रहे हैं उससे डिफरेंट हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो याद रखिएगा, फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस, यानी आपके जो परिणाम आ रहे हैं शोध के, ये आपकी परिकल्पना से भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, और विकल्प बी, परिणाम परिकल्पना से भिन्न हो सकता है, फाइंडिंग्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न, एन एम्पायरिकली वेरिफेबल ऑब्जर्वेशन इज, अनुभविक सत्यापनीय अवलोकन होता है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है, और हमें पता करना है ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी। मतलब एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता करना है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर हमें बता रहा है इस डेफिनेशन में आप क्या करो, एम्पायरिकली वेरिफेबल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक डेटा होगा,
अब कोई भी चीज हो गया आप उसको एम्पायरिकली मतलब क्या होता है, जिसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस यूज करते हो, आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस फिनोमेना को आप वेरीफाई करते हो, हर एक तरफ से देखते हो कि रिजल्ट सही आ रहे हैं या फिर नहीं। मतलब आप बेसिकली फैक्ट बताते हो कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं चीजों को बताओ, उन्हीं चीजों पर कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैक्ट है। तो ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है, ये फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में। तथ्य की डेफिनेशन दी गई है। फैक्ट मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो सचमुच में हो, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं फैक्ट। सो ये जो डेफिनेशन दी गई है, फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज वैल्यू मतलब मूल्य। सो कोई भी चीज का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मूल्य तो हर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 250 टू 2500, कुछ भी वैल्यू है, कोई भी चीजों की वैल्यू है। सो हर एक चीजों की वैल्यू है, सो उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को, मूल्य को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये इनकरेक्ट है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। उसी तरीके से थ्योरी मतलब सिद्धांत, आपकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी को आप, थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स और यू कैन से थ्योरी पर आप कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते, बेसिकली उसको ऑब्जर्व तो करोगे लेकिन आप आपके एक्सपीरियंसेस नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन फैक्ट में आप आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस यूज करते हो। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो थ्योरी का एग्जाम्पल है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया है कि आपका जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड के इस तरीके से फिर से डेवलप हुई है। सो आप बिग बैंग थ्योरी अगर जिसको पता होगा तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि थ्योरी क्या होता है। उसमें बताया है कि वर्ल्ड कैसा डेवलप हुआ, वर्ल्ड कैसे बना है। सो ये हो गया थ्योरी, जिसे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, आप बस पता कर सकते हो चीजों के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही है। स्टेटमेंट जो वन लाइन स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट पर आप टेस्ट कर सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका विकल्प से तथ्य मतलब फैक्ट। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.